हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के वेव्स चैप्टर को, जिसकी आपकी बहुत शिकायत आ रही थी कि सर लेक्चर लाओ लेक्चर लाओ लेक्चर लाओ। तो बस लेक्चर सब आपके सामने धड़ाधड़ आने लग जाएंगे। ठीक है, पहला लेक्चर आपने देखा होगा वेव्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को ज्यादातर हमने ऊपर से बात की है, इंट्रोडक्शन लिया है उस चैप्टर का, बस और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है ना। इस पर्टिकुलर लेक्चर से थोड़ा सा हम पेस पकड़ेंगे, थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे अपने चैप्टर के। तो इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इस लेक्चर में जनरल वेव इक्वेशन के बारे में। ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम, जो लगातार मेहनत कर रही है, साइंस स्ट्रीम को संभाले हुए है और मेहनत कर रही है आपको कामयाब बनाने के लिए, है ना। इन चैनलों को आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स पर आकर पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपने राहुल गुरुंग सर और अनुराग सर को देखा होगा। फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपने मुझे, अभिनव सर को और आशीष सर को देखा होगा। और अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपने आदर्श सर और शिवानी मैम को देखा ही देखा होगा। बायो पढ़ रहे हैं तो फिर हमारी परम पूज्य शिप्रा मैडम को आपने बिल्कुल देखा होगा। ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसी के साथ आगे चलते हैं और बताते हैं कि ये जो इंसान है ये आपको पढ़ा रहा है चैप्टर वेव, और इस लेक्चर में बात करने वाला है वेव इक्वेशन के बारे में, जनरल वेव इक्वेशन के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हमने देखिए थोड़ी सी जो पुरानी बातें हैं उसको कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेव में हमने पढ़ लिया एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये कौन सी वेव्स है भाई? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है ना। और ये कौन सी वेव है? ये है ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव है ये? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना। अच्छा, आप देख सकते हो कि इसमें जो वेव ट्रैवल करती है वो इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन करती है। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है ना। यहां पर जो पार्टिकल का मोशन है, मान लीजिए अगर ये पार्टिकल है तो इसका जो ऑसिलेशन है या मोशन है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन होता है। ठीक है, ठीक है सर। और अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो इसमें जो पार्टिकल का मोशन होता है वो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर होता है। पार्टिकल का जो मोशन होता है, मान लीजिए पार्टिकल है, ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है और वेव का मोशन ये, दिस इज वेव्स मोशन। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और आपकी जो लाइट वेव्स होती है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। दिस इज ईएम वेव्स एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है ना। जैसे साउंड वेव हो गई हमारी, साउंड वेव हो गई, साउंड वेव एयर में कैसे चलती है, इसी तरीके से चलती है। क्लियर? ये सब पुराने लेक्चर में हम बात कर चुके हैं डिटेल में। आप चाहे तो उस लेक्चर को देखकर अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। अब बात हो गई कि अगर ट्रांसवर्स वेव है और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो वेव को, जैसे हमने एसएचएम पढ़ा था, तो एसएचएम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन हुआ करती थी, वैसे ही वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपके पास एक इक्वेशन होनी ही चाहिए। तभी तो आप बता पाओगे कि भैया ये वेव है या नहीं है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है। तो हमें एक जनरलाइज इक्वेशन पकड़नी पड़ेगी जिससे हम बता पाए कि ये वेव की इक्वेशन है या नहीं। अच्छा सर, क्योंकि यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ट्रांसवर्स वेव है, तो क्या एक वेव इक्वेशन लॉन्गिट्यूडनल के लिए बनेगी और एक वेव इक्वेशन ट्रांसवर्स के लिए बनेगी क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वेव इक्वेशन को ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो फिर हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही वेव इक्वेशन बनाएंगे, उसी से हम ट्रांसवर्स की भी बात कर लेंगे, उसी से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की भी बात कर लेंगे। चलिए, तो पहले जनरल चीजें समझते हैं, बहुत प्यार से, आराम से, हल्लू हल्लू चीजें लेकर चलेंगे। चलो, जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव। आप जब अपनी बुक्स उठाएंगे तो बुक में आपको प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। क्या? प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको बताया गया होगा बुक में, या मैं बोलूं इसी के बारे में बात की गई होगी। तो हमको अपने सिलेबस में एक्चुअल में इसी वेव की बात करनी है जो कि हार्मोनिक वेव होगी नेचर में। अब हार्मोनिक वेव क्या होती है, किस वेव को हम हार्मोनिक बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले धीरे धीरे हम पकड़ें तो वेव क्या होती है। पहले हम वेव समझेंगे, फिर हार्मोनिक पर आएंगे, उसके बाद जितनी भी चीजें होंगी मैं सब कुछ आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ वेव को। तो आपको मैंने बोला था वेव क्या है? वेव एक मोशन ऑफ एनर्जी है ना, मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस है, या बोलो ट्रैवल ऑफ एनर्जी है, ट्रैवल ऑफ डिस्टर्बेंस है, ट्रैवल ऑफ मोमेंटम है। यहां पर पार्टिकल अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ रहा है, पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट करता जा रहा है, बट डिस्टर्बेंस जो है वो पार्टिकल की मदद से आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं या पीछे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल करे, लेकिन डिस्टर्बेंस ट्रैवल करने वाला है, पार्टिकल ट्रैवल नहीं करने वाला, पार्टिकल ऑसिलेट करने वाला है। ठीक है ना। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि इक्वेशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक y का टर्म आने वाला है जो इक्वेशन स्टार्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हाँ सर।
अबे जो y है एक्चुअल में y क्या है, y एक टाइप का डिस्टरबेंस है, आप भी जानते हैं y एक टाइप का क्या है भैया, डिस्टरबेंस है। या मैं बोलूं y क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने अभी आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि y क्या क्या हो सकता है, डिस्टरबेंस क्या क्या हो सकता है। तो y बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकता है। y क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, y डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर सकता है। हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही रिप्रेजेंट करेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है कि y हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही रिप्रेजेंट करे। डिस्प्लेसमेंट भी कर सकता है, वो कर सकता है प्रेशर भी, कहीं ज्यादा प्रेशर कहीं कम प्रेशर, है ना। y उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, y डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, जहां प्रेशर कम होगा वहां डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। साथ ही साथ डिस्टर्बेंस किस फॉर्म में आपको दिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी आपको दिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें धारण कर सकता है कौन, आपका y, ठीक है। अच्छा, अब y डिपेंड किस पे करेगा, सबसे बड़ी बात कि अगर y ये सारी चीजें धारण कर सकता है तो y डिपेंड किस पर करता है, आओ इसके बारे में बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। चलो, तो मैं यहां पर एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यह है आपका, थोड़ा और बड़ा बनाता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए, ठीक है। चलो, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, एक स्ट्रिंग ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, एक स्ट्रिंग ले रहा हूं। यहां डीसी पार्ट में भी दिया हुआ है एग्जांपल। यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y, यानी कि मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मोशन है ना, वेव का मोशन नहीं, मोशन ऑफ पार्टिकल। और यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x, यानी कि डिस्टेंस, x यानी कि डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस आगे की तरफ। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक रस्सी को पकड़ा, एक स्ट्रिंग को पकड़ा। मैंने आपको बोला था ना क्लास 11th जो है आपको वेव्स ऑन स्ट्रिंग पढ़नी है और साउंड वेव्स के बारे में ज्यादा बात करनी है पूरे क्लास 11 में। वेव्स इन ऑर्गन पाइप भी बात करेंगे हम, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो आपका साउंड वेव्स का है और वेव्स ऑन स्ट्रिंग का है। स्ट्रिंग में बहुत आसानी से आपको वेव्स दिखती है, इसलिए बार बार स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लिया जाता है। अब मैंने कोई स्ट्रिंग ले ली, रस्सी ले ली, और मैंने क्या किया, एक वेव तैयार करी। क्या तैयार करी, यहां से एक वेव बनाकर छोड़ी, ऐसे एकदम झटके से एक वेव बनाई और छोड़ दिया आगे की तरफ। तो क्या होगा, आपको कैसे दिखेगी वेव, वेव आपको कुछ इस तरीके से जाते हुए दिखेगी। हाँ सर, कुछ इस तरीके से जाते हुए दिखेगी, ठीक है, पक्का। हाँ सर, इसको आप बोलते हो सोर्स पार्टिकल। ये जो पॉइंट है, ये जो पार्टिकल है, इसको आप बोलते हो सोर्स पार्टिकल। आगे जाके पढ़ेंगे आप, टेंशन मत लो। सोर्स पार्टिकल, सोर्स पार्टिकल, ठीक है, ओके। यहां से आपने बनाना चालू किया, ठीक है ना। अब देखो, डिस्टरबेंस यहां से चालू हुआ, गया 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 और यहां जाकर खत्म हुआ, फिर वापस से डिस्टरबेंस रिपीट कर रहा है अपने आप को। हाँ सर, तो इसको आप क्या बोलते हो, एक वेवलेंथ बोलते हो। क्या बोलते हो, एक वेवलेंथ बोलते हो, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इसको आप बोलोगे वेवलेंथ, ठीक है ना। अरे भाई देखो ना, अगर मैं इसको छुपा लूं तो यहां पर ये जो वेव ऐसी बन रही है, रिपीट कर रही है ना इस डिस्टरबेंस को, हाँ कि ना। हाँ सर, ठीक है। तो ये पैटर्न जहां से रिपीट होने लगता है हम उसको बोलते हैं एक वेवलेंथ, ठीक है। और जितनी देर में ये पैटर्न अपने आप को रिपीट करने लगता है उसको हम बोलते हैं एक टाइम पीरियड। मान लें कि, यानी कि अगर डिस्टरबेंस यहां से चला था, वापस यहां पहुंच गया अपनी मेन पोजीशन पर, हाँ कि ना। हाँ सर, हाँ कि ना। वापस देखो, वापस रिपीट हुआ, यहां पहुंच गया। तो एक वेवलेंथ जितने डिस्टेंस आप जितने टाइम में कवर करते हो उसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। फिर से बोलता हूं मैं, एक वेवलेंथ जितनी डिस्टेंस आप कवर करते हो जितने टाइम में, इसको वेवलेंथ बोला जाता है। एक वेवलेंथ जितनी डिस्टेंस आप जितने टाइम में कवर करते हो उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड, है ना। तो कैपिटल टी इज नथिंग बट टाइम पीरियड। चलिए भाई, वेरी गुड। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, है ना। एंड 1 बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू एफ, या इसको न्यू भी बोल सकते हो, है ना, 2 पाई इंटू न्यू। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, ऐसे हम तो पढ़ के आ रहे हो ना, ठीक। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि ये जो वेव बनी, एक्चुअल में आपने इस डायरेक्शन में मोशन ऑफ पार्टिकल लिया है, इस डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस लिया है, ठीक है। बात करेंगे, आप जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे, अब आप बोलोगे कि भैया ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने देखा था। नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने जो डायग्राम देखा था वो y वर्सेस t का था। वहां पर एक पार्टिकल का मोशन आपने कंसिडर किया था। मेरी बात ध्यान से सुनो, डिफरेंस समझो। यहां पर आप y वर्सेस x का डायग्राम बना रहे हो, वहां आप y वर्सेस t का डायग्राम बना रहे थे। आपका डायग्राम कुछ ऐसा था, याद दिला देता हूं, वो भी ऐसा कुछ था। देखो, प्यार से देखो, y वर्सेस t का डायग्राम था वो। उसमें एक पार्टिकल का मोशन था और वो कुछ ऐसा हुआ करता था, है ना। एक पार्टिकल का मोशन आप कंसिडर करते थे वहां। यहां ध्यान से देखो, y वर्सेस x का है, ठीक है। अच्छा,
तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो मोशन ऑफ पार्टिकल है इसको भूल जाओ, ये एसएचएम है, हम यहाँ एसएचएम की बात कर रहे हैं, तो सर क्या यहाँ एसएचएम नहीं हो रहा है क्या? अरे समझो, रुको रुको रुको, ये एसएचएम है, यहाँ भी एसएचएम आपको दिखेगा, टेंशन मत लो, बात समझो एक एक पॉइंट पकड़ के। मैंने आपसे बोला कि यहाँ मोशन ऑफ पार्टिकल जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मुझे ये बताओ। मोशन ऑफ पार्टिकल जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? आपने बोला सर यहां पर तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, मतलब सर ये एक सोर्स पार्टिकल हुआ, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये बहुत सारे पार्टिकल हैं। आई मेरी बात समझ में, है ना? ये मीन पोजीशन है, दिस इज योर मीन पोजीशन, है ना? तो ये मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं आ रही? हाँ सर। तो यहां पर बहुत सारे हजारों लाखों पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया मुझे एक पार्टिकल का पोजीशन बता दो, क्या मोशन ऑफ पार्टिकल, या इसको आप पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हो, ज्यादा करेक्ट होगा मेरे हिसाब से, इसको आप पोजीशन ऑफ पार्टिकल बोल देता हूं ना, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। मोशन नहीं, पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। चलिए, तो मैंने आपको बोला कि मुझे एक पार्टिकल का पोजीशन बता दो, एक पार्टिकल की पोजीशन बता दो, मतलब मैं y की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं। तो आपने बोला कौन से पार्टिकल की? यहां तो इतने सारे पार्टिकल हैं। मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो आप सही बोल रहे हो, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कौन से पार्टिकल की आपको पोजीशन चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि मुझे ना यहां से x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दूर जो पार्टिकल है ना, मान लीजिए वो पार्टिकल कौन सा है, मान लीजिए वो पार्टिकल ये है, मान लीजिए वो पार्टिकल ये, ठीक है ना, ये वो पार्टिकल है ना। तो मैंने जैसे ही आपको बोला कि x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर जाकर मुझे बताइए कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है, तो आपने बोला वाह, ये मिल गई मुझे पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये देखो मुझे पोजीशन ऑफ पार्टिकल मिल गई, ये है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मैं बता सकता हूं, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, ये जो पार्टिकल है ये तो खुद अपनी पोजीशन के, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट भी तो कर रहा होगा, नहीं? अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? ये जो पार्टिकल है, मान लीजिए अगर इसकी मीन पोजीशन ये है, तो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट भी तो ऊपर नीचे हो रहा होगा, हाँ कि ना? अरे इसको ऑसिलेट भी तो करना है अपनी मीन पोजीशन पर, ऊपर नीचे। अरे नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आई बात समझ में? नहीं सर नहीं आई। अरे लो, चलो दूसरा पार्टिकल कंसिडर करता हूँ और अच्छे समझ में आएगा जिससे आपको। आओ, तो मैंने बोला कि 5 सेंटीमीटर नहीं, चलो उसको 4 सेंटीमीटर करो, ये 4 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर मतलब आ जाओ जरा बात करेंगे, ये ठीक है ना, दिस इज योर पार्टिकल। अब ये पार्टिकल x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे कहां है? यहां है, ये देखो, ये है, ये उसकी पोजीशन है, ये उसकी पोजीशन है y डैश, ठीक है ना, ओके। लेकिन आपने बोला कि सर ये जो पार्टिकल है उसकी मीन पोजीशन तो ये है, ये उसकी क्या है? MP मीन पोजीशन है। ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ध्यान से देखो ना, ये देखो, ये ऊपर भी जाएगा अपनी पोजीशन से और ये नीचे भी जाएगा अपनी पोजीशन से, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, हाँ कि ना? तो ये ऑसिलेट भी कर रहा है, दिस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, दिस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग ऑल्सो। बाबा अच्छा 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 अच्छा, मतलब 4 सेंटीमीटर पे भी इस पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, इस पार्टिकल की पोजीशन भी अलग अलग हो सकती है। अच्छा, तो मतलब यहां पर पोजीशन ऑफ पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड नहीं कर रही है, एक और चीज है जिस पे डिपेंड कर रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या मुझे बता सकते हैं? कमेंट करके फटाफट बता सकते हैं कि यहां पर पोजीशन ऑफ पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, एक और चीज पर डिपेंडेंट है, और वो क्या है? यहां पर ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मतलब एक ही पोजीशन पर x की एक ही वैल्यू पर इस y की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब एक वेरिएबल फिक्स करने के बाद भी एक और वेरिएबल आपके पास बच रहा है, तो वो वेरिएबल कौन सा है? वो है टाइम बाबा, वो है टाइम। अगर आपको मैं बता दूं कि x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर बताओ, तो फिर आपने कंप्लीट पिक्चर पैक कर दी। आपने बोला अच्छा, मतलब x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर आपने जो पार्टिकल की पोजीशन लॉक करी है वो ये है एक्चुअली, वो ये है एक्चुअली। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एक्चुअल में जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है वो ये है y डबल डैश, एक्चुअल पोजीशन ये है।
तो जो आपको एक्चुअल पोजीशन पता चली y की, पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो आपको पता चली वो दो चीजों से पता चली। एक तो x की वैल्यू किस डिस्टेंस पे, डिस्टेंस से आपको पता चला कि कौन से पार्टिकल की बात हो रही है, डिस्टेंस से आपको पता चला कि कौन से पार्टिकल की बात हो रही है, और टाइम से आपको पता चला कि उसकी y की वैल्यू और क्या होने वाली है, उसी पोजीशन पर वो कहां होगा। आई बात समझ में? हाँ, तो यहां पर हम छाती ठोक कर ये बात बोल सकते हैं कि here y depends upon, here y depends on x and t, यानी कि y is a function of x and t। क्या ये बात एकदम सही है? क्या ये बात एकदम सही है? हाँ सर, y is a function of x and t। ओके, ठीक है। तो मतलब यहां पर जो हमारे पास वेव की इक्वेशन आने वाली है ना, वेव को आप रिप्रेजेंट, वेव की इक्वेशन जो आप निकालोगे वो इन टर्म्स ऑफ y ही आने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये y किस पे डिपेंड कर रहा है? x और t। मतलब इस इक्वेशन में आपको एक x का वेरिएबल दिखेगा और एक t का वेरिएबल दिखेगा, ठीक है सर। ओके, तो सर मतलब हर वो इक्वेशन जो x और t की होगी वो वेव होनी चाहिए, हर वो इक्वेशन जो x और t की होगी वो वेव होनी चाहिए। आप यही बोल रहे हो क्या? आप यही बोल रहे हो क्या? ये देखिए यहां पर यही क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? एनी इक्वेशन ऑफ x एंड t इज एन इक्वेशन ऑफ वेव, क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा बोलना सही है? नहीं, ऐसा बोलना सही नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? अभी आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं अभी इसको मिटाऊंगा नहीं, लास्ट में मिटाऊंगा। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एनी इक्वेशन ऑफ x एंड t, यहां पर नोट है ना यार, ये नोट है। एनी इक्वेशन ऑफ x एंड t cannot be considered an equation of wave, क्यों? अभी बताता हूं। देखो, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, y इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस √11x, तो क्या ये इक्वेशन एक वेव की इक्वेशन होगी? बताओ, क्या ये इक्वेशन एक वेव की इक्वेशन होगी? यहां पर तो x भी है, t भी है, ये जो y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t हो तो गया नहीं, बट इट इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ वेव, इट इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ वेव, नॉट एन इक्वेशन ऑफ वेव, है ना। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है x और t की, y की ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है विच इज डिपेंडिंग अपॉन x एंड t, बट हर वो इक्वेशन जो x और t की होगी वो कभी वेव हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसकी भी कंडीशंस होती है। इसकी भी क्या होती है भाई? कंडीशंस होती है। तो चलिए, क्या कंडीशन की तरफ बढ़े हम? कंडीशन तो जानना जरूरी है ना। हाँ ठीक है सर, तो फिर इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? चलिए, तो हम कंडीशन की बात करते हैं। आइए, यही बात करनी पड़ेगी हमको। तो कंडीशन फॉर अ वेव, कंडीशंस फॉर एन इक्वेशन, condition for an equation to be a wave equation, आओ बात करेंगे। तो पहली जो कंडीशन है, आपके पास जो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड t की जो इक्वेशन है, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t जो आप बोल रहे हो, आप एक इक्वेशन बनाओगे, है ना। तो वो जो इक्वेशन है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ये सारी बुक्स में लिखा नहीं होता है, अलग से बता रहा हूं मैं आपको। क्या? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t, y should be defined, मतलब सर अभी बता रहा हूं। पहली कंडीशन तो यह है कि आप जो भी इक्वेशन निकाल कर दे रहे हो वो इक्वेशन डिफाइंड होनी चाहिए। y, x और t की हर वैल्यू पर y डिफाइंड होना चाहिए, मैथ से थोड़ा सा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कोई x और t की वैल्यू रखी तो आपका फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी बताऊंगा, स्टार बनाता हूं मैं, बताऊंगा, टेंशन मत लो। आओ, सेकेंड पॉइंट देखो। सेकेंड पॉइंट क्या है? फॉर एन इक्वेशन टू बी अ वेव,
क्या होना चाहिए, एक बहुत ही प्यारी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट, एक कांस्टेंट सी इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज अगर हो गई, एक तो ये और एक तो ये, अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड हो गई तो आप बोलोगे कि भैया आपने जो इक्वेशन दी है वो एक्चुअल में एक वेव की इक्वेशन है। पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलो, तो यहां पर ये जो कांस्टेंट है c शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहली बात तो, और दूसरी बात तो ये जो c है ये एक्चुअल में क्या होता है आगे जाके आपको पता चलेगा, लेकिन मैं यहां बता दे रहा हूं, वेव वेलोसिटी का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी है, दिस इज स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी, c जो है वो स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी है, ठीक है। आगे जाके बात करेंगे, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, सॉरी c स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी, मतलब v स्क्वायर है, c की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, v स्क्वायर है। आई बात समझ में? हाँ सर, चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, तो आपको अब दो इक्वेशन याद रखनी है। अच्छा सर ये तो बताओ इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t y शुड बी डिफाइंड। चलिए एक बात करता हूं मैं आपसे, ध्यान से सुनिएगा। एक इक्वेशन दी मैंने आपको, y इज इक्वल टू a टाइम्स लॉग ऑफ 5x प्लस 7t, ये मैंने एक इक्वेशन दी आपको, ठीक है ना। y इज इक्वल टू a लॉग 5x प्लस 7t। अब मान लो कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि इस 5x प्लस टी की वैल्यू, यानी कि 5x प्लस 7t की वैल्यू जो थी वो क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई, यानी कि नेगेटिव आ गई वैल्यू। क्या आ गई वैल्यू, नेगेटिव आ गई। 5x प्लस 7t की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अब जैसे ही ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो लॉग के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो लॉग लगने के बाद वो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अगर आपने x और t की ऐसी कोई वैल्यू यहां पर पुट की कि ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हुई तो y नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। अरे हाँ कि ना, इफ दिस वैल्यू इज नेगेटिव देन y will be, y is not defined, then y is not defined। और जैसे ही y not defined हुआ, हो सकता है जैसे ही y not defined हुआ तो भैया आप बोल ही नहीं सकते कि ये इक्वेशन वेव की इक्वेशन होगी। अगर ये डिफाइंड हो गया, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई और ये भी सेटिस्फाई हो गया तो आप बोल दोगे कि ये इक्वेशन किसकी है, वेव की है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको y की वैल्यूज x और t की वैल्यूज देखनी पड़ेगी कि कहीं y नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा। दूसरी बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना है, वो भी एक बार नहीं दो बार, वो भी एक बार नहीं दो बार, एक बार t के साथ दो बार, एक बार x के रिस्पेक्ट में दो बार, एक बार t के साथ दो बार, एक बार x के साथ दो बार। तो यहां पर थोड़ा सा क्या है, मेहनत ज्यादा है सर। तो क्या हमेशा हमको यह करना पड़ेगा, क्या ये चेक करना पड़ेगा पहले कि भैया कहीं x और t की वैल्यू के लिए डिफाइंड नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा। अगर हम ये कर भी लेते हैं इससे काम नहीं बनेगा, हमको ये भी करना पड़ेगा क्या सर? हमने कहा हाँ ये भी करना पड़ेगा सर, इसका कोई जुगाड़ नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन पहले इसको करके तो देखें, पहले इसको करके तो देखें। ठीक है सर, ओके सर। ये वाला जो आपने डायग्राम बनवाया इसमें आपने बोला कि ये जो पार्टिकल है ना, जो आपने x = 4 सेंटीमीटर पे कंसिडर किया था, ये पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, सही कहा सर। अगर ये अपनी ही पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि ये पार्टिकल SHM कर रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि सर ये पार्टिकल जो है वो SHM कर रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब सर हम ये बोल सकते हैं क्या कि सारे पार्टिकल SHM कर रहे हैं? देखिए आपके सिलेबस में ऐसा बोलना बिल्कुल सही है कि आप जो भी वेव्स पढ़ोगे उस वेव्स के सारे पार्टिकल SHM कर रहे होंगे, बट हमेशा ऐसा हो ये सही नहीं है। जैसे हमेशा ऐसा हो वो सही नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक वेव की इक्वेशन बताऊं, अब ये थोड़ा अलग चला जाएगा लेकिन ठीक है सुन लो। अगर मैं आपको बोलूं y = e⁻⁻x - bt का होल स्क्वायर, ये एक वेव की इक्वेशन है, ये एक वेव की इक्वेशन है। मेरी बात सुनना, ये एक वेव की इक्वेशन है, बट जरूरी नहीं है इस वेव के पार्टिकल SHM करें।
ये वेव की इक्वेशन है, बट जरूरी नहीं है इसके हर पार्टिकल एसएचएम करे। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आपके सिलेबस में आप 99% केस, मैं तो बोलूँ 100% केसेस में जितने भी आप वेव की इक्वेशन देखोगे उसमें हर पार्टिकल आपका क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। इसलिए समझने के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि इस वेव की इक्वेशन में, या मैं बोलूं इस वेव में हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, बट ऐसा हमेशा हो ये सही नहीं है। ये बात ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। जो भी वेव्स आपकी हार्मोनिक वेव्स होंगी, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स होंगी, उसमें आपका पार्टिकल एसएचएम करेगा, नहीं तो जरूरी नहीं है कि आपका पार्टिकल एसएचएम करे। इस बात को एक बार चेक कर लेते हैं, आइए बात करता हूं इस बारे में आपसे। तो आप कंडीशन समझ गए, एक कंडीशन ये है किसी भी इक्वेशन को वेव बोलने के लिए, और एक कंडीशन ये है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूं, शायद जानी पहचानी इक्वेशन होगी। वो क्या है, y इज इक्वल्स टू ए साइन, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये क्या है भाई, एक एसएचएम की इक्वेशन है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अरे मिट क्यों गया, है कि नहीं, अरे मिट क्यों रहो बेटा, ठीक है ना। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये बात पक्की है। बट क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव है? इफ इट इज इट अ इक्वेशन ऑफ वेव, इज इट एन इक्वेशन ऑफ वेव? अंग्रेजी थोड़ी सी निपट जाती है। इज इट एन इक्वेशन ऑफ वेव? क्या ये वेव की इक्वेशन है? चेक करेंगे, हमारे पास दो कंडीशन है, वो हम चेक करेंगे भैया। आ जाओ, तो पहली कंडीशन हम लगाते हैं। पहली कंडीशन क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x and t y should be defined, तो यहां आप कुछ भी वैल्यू कर लो भैया, है ना। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t, यहां पर t की आप कुछ भी वैल्यू कर लो, कुछ भी वैल्यू कर लो आप, यहां पर t की कुछ भी वैल्यू कर लो, y डिफाइंड ही होगा, क्योंकि साइन के अंदर जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। x है नहीं तो कोई बात ही नहीं है। वैसे जो एक्चुअल इक्वेशन होती है वो होती है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, इस बात को समझेंगे। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में हम अगर कोई भी t की वैल्यू पुट करें, आपको उसकी एक वैल्यू मिलेगी, y हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा t की, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड, आपके पास जो है वो है, आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है इसको t के टर्म्स में। डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, और वो बराबर आना चाहिए किसके, डेल स्क्वायर y बाय डेल एक्स स्क्वायर के, हाँ कि ना, ठीक है। चलो करते हैं। तो मैंने बोला ओके, उसने बोला प्लीज, नो, उसने बोला ओके चलो y, अब मैं क्या करने वाला हूँ, डेल y बाय, ये मुझे वाइट पेन चाहिए, वाइट पेन चाहिए मैनू। मैं क्या निकाल रहा हूँ भाई, पहले डेल y बाय डेल टी निकाल रहा हूँ। आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ सर तैयार है। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो a साइन ओमेगा टी, चलिए a साइन ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। अब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी में डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके बाद ओमेगा टी को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा क्या? हाँ सर बाहर आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी बार फिर डिफरेंशिएट करता हूं, तो डेल स्क्वायर y बाय डेल टी स्क्वायर क्या होगा बताओ। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा बाहर निकल कर आ जाएगा तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और एक माइनस साइन लग जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी आ गया, बिल्कुल आ गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, डेल y बाय डेल एक्स करेंगे। क्या इस इक्वेशन में कोई x का टर्म है? नहीं, x का टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यार ये तो जीरो हो गया। हमको क्या चाहिए था? हमको तो चाहिए था कि इस फॉर्मेट में आना चाहिए कुछ, इस फॉर्मेट में आना चाहिए कुछ। क्या आ रहा है? क्या नहीं आ रहा सर। डेल स्क्वायर y बाय डेल टी स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, डेल y बाय डेल एक्स की वैल्यू तो जीरो आ रही है। फिर सर तो क्या मुझे बताओ, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई होने से दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई? नहीं, पहली सेटिस्फाई हो गई, लेकिन दूसरी में हमने जैसे ही यहां पर डिफरेंशिएशन किया हमको समझ में आया कि इस फॉर्म में तो कोई इक्वेशन बनी नहीं रही। मतलब दिस इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ वेव, इट इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ वेव, इट इज नॉट अ वेव इक्वेशन, इट इज नॉट अ वेव इक्वेशन। लेकिन ये एसएचएम की इक्वेशन है, तो आप ऐसा बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा कि हर एसएचएम जो करता है पार्टिकल वो वेव को रिप्रेजेंट करे, ऐसा बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है सर। समझ में आ गया? ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए कि हर एसएचएम करने वाला पार्टिकल वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे, जरूरी नहीं है।
हमारे सिलेबस में क्योंकि हम जो वेव की इक्वेशन पढ़ते हैं वो एक्चुअल में हार्मोनिक वेव की इक्वेशन होती है, उसमें आपका पार्टिकल आपको एसएचएम करते हुए दिखाई देता है, बट हर वेव की इक्वेशन में आपको जरूरी नहीं है पार्टिकल एसएचएम करते हुए दिखाई दे। बता चुका हूं मैं। प्लीज मैं चाहता तो इस चीज को बिना बताए भी आगे निकल जाता, आपको कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन आपके दिमाग में सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, मैंने इसलिए चीजें आपको बताई हैं। पक्का 100%? ठीक है सर। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, अगर आप चाहो तो इसको करके देखो, नहीं तो आगे जाके हम इसको प्रूव भी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन है हार्मोनिक वेव की, ये इक्वेशन है हार्मोनिक वेव की। और इस वेव के अंदर जो भी पार्टिकल होगा वो सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे, एसएचएम करेंगे, ये बात पक्की है। 100%? हाँ सर 100%। चाहो तो आप इसको करके देख सकते हो सॉल्व। कैसे? इसको क्या करना, 2 बार डिफरेंशिएट करना टी के रिस्पेक्ट में। क्या निकालना? एक बार निकालना भाई एक बार निकालना डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर, है ना, और एक बार निकालना डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। आप इसको जैसे ही कंपेयर करोगे, रेशो लोगे, तो ये रेशो एक कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा? कांस्टेंट c इंटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही कुछ आएगा, ये मैंने k लिख दिया, एक्चुअल में कांस्टेंट c है। ठीक है, पक्का 100%? हाँ सर। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो आप इसको करके देखना, नहीं तो आगे जाके हम इसका डेरिवेशन करने ही वाले हैं। ठीक है, लेकिन सर दिमाग में मेरा एक डाउट ये आ रहा है कि हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम बार बार ये दोनों चीजें करें, कि डिफरेंशिएट का। और अच्छा, डेरिवेशन, ये डिफरेंशिएशन एक बार करना होता तो फिर भी ठीक था। डिफरेंशिएशन भी सर 2 बार करना है, एक बार टी के रिस्पेक्ट में करना है, फिर दूसरी बार फिर टी के रिस्पेक्ट में करना है, फिर एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, फिर एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है सर। तो इसका कोई जुगाड़ नहीं है क्या आपके पास? जुगाड़ है, बिल्कुल है, लेकिन पहले समझो तो कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, कन्वेंशनल तरीका क्या है, उसके बाद हम जुगाड़ पर आगे बढ़ेंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जुगाड़ पर। किस पे आगे बढ़ रहे हैं अब हम? जुगाड़ पर आ जाओ। जुगाड़, हैशटैग जुगाड़। क्या जुगाड़ है सर? देखो, मैंने आपको शुरुआत में, अगर आपने सुना हो तो एक चीज बोली थी कि ये जो इक्वेशन है, कौन सी, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है एक्चुअल में इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल की स्पेलिंग तो सही है। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। और हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? सोल्यूशन होता है। एंड द सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन comes out to be in the form of y is equals to f ax plus minus bt। इस फॉर्म में आपका सॉल्यूशन आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मतलब हर वो इक्वेशन जो आपको इस फॉर्म में दिखेगी, ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में दिखेगी, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में दिखेगी, जिसमें a और b क्या है? a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, है ना। ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स, है ना। यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो भी क्यों होगा आपको आगे जाके समझ में आएगा। तो ऐसी इक्वेशंस जो आपको f फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में दिखे, आप उसको बोल सकते हो कि एक वेव इक्वेशन है। सर अगर यहाँ स्क्वायर लगा होगा तो भी बोल सकते हो, लेकिन अगर यहाँ a का स्क्वायर हो गया या x का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो हो सकता है, x का स्क्वायर हो गया और t का स्क्वायर हो गया, तो फिर आप इसको एक वेव की इक्वेशन नहीं बोल पाओगे। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आगे चल के। ठीक है, तो यह चीज अब अपने आप दिमाग में रखोगे। इसको मैं करता हूं किसमें बंद? इसको मैं बंद करता हूं सोन पापड़ी के डब्बे में। तो हमको समझ में आ गया कि यही हमारा जुगाड़ है। अब बार बार डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो इक्वेशन दी जाएगी उस इक्वेशन को घूर घूर के देखना और देखना कि क्या वो इस तरीके के फॉर्म में आपको दिख रही है। अगर दिख रही है तो फिर ये एक वेव की इक्वेशन है। आई बात समझ में? अरे हाँ कि ना? हाँ। अब आप पिछले लेक्चर को जाकर देखना
पिछले लेक्चर में जब हमने एंड किया है लेक्चर को तो वहां पर एक वेव की इक्वेशन लिखी है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की एक इक्वेशन लिखी है, उसको इससे मैच करो। क्या इस फॉर्म में दिख रही है आपको? अरे क्या इस फॉर्म में आपको दिख रही है? जाके चेक करो, आपको दिखेगी, है ना। आगे जाके आप पढ़ोगे कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई, एक ऐसी इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। फाई कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हो ना ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है। के कांस्टेंट है ना? अरे है कि नहीं है? हाँ सर है बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेरी गुड। तो ऐसी इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब यहां पर भी आपको ये बात बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है कि ये जो इक्वेशन आपने निकाली है ये भी x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होनी चाहिए, है ना। मतलब एक तो ये चीज हो गई कि आप इक्वेशन को देखकर एनालाइज कर लोगे कि एक वेव इक्वेशन है या नहीं, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी ये है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x and t y should be defined, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। मतलब अभी भी सिर्फ एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा कि भैया इक्वेशन को घूरा और इस फॉर्म से कंपेयर किया, अगर वो मैच खा गई तो वो वेव इक्वेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा x और t के वैल्यूज डाल के कि कहीं भैया आपका y नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा। y डिफाइंड होना चाहिए हर x और t की वैल्यू के लिए। बात समझ में आ गई? सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, तो अब आपके पास एक कन्वेंशनल तरीका है और एक छोटू जुगाड़ तरीका है, दोनों से ही आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो कि कोई इक्वेशन वेव की इक्वेशन है या नहीं। पक्का 100%। चलिए एक इक्वेशन जैसे एक और मैं आपको देता हूं, वो तो बहुत आसान है वैसे। बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बताओ ये होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अरे बिल्कुल होगी, ये देखो ना ओमेगा टी माइनस के एक्स हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप कोई भी वैल्यू टी और एक्स की यहाँ पुट कर दो, डिफाइंड होगी, साइन के अंदर है क्योंकि, ठीक है ना, -1 और 1 के बीच में ही रहने वाली है। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। चलिए तो क्या क्या नोट डाउन करना है आपको? पहले इसे नोट डाउन करना है, ठीक। उसके बाद आपको नोट डाउन करना है इसे, कहाँ गया, नहीं इसे, अरे चेंज हो जा, इसे, ठीक है ना। उसके बाद आपको नोट डाउन करना है इसे, और फिर आपको नोट डाउन करना है इसे। चलिए लिख लिया। अच्छा, जैसे मान लो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 1/5x माइनस 3t, है ना। अब आपने देखा तो आपको ये ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में नहीं दिख रहा, ax माइनस बी टी के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t, सॉरी ये कंडीशन नहीं, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि y इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्म वाला, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये देखो ना इधर, देखो 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 देखो, हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर हो गई। लेकिन क्या हर x और t की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा क्या? मान लीजिए इफ 5x माइनस 3t ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। मान लो एक कंडीशन तो ये भी हो सकती है ना कि अगर ये 0 के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा? y नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। इस केस में y क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फिर आप इसको एक वेव की इक्वेशन नहीं बोल पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? हाँ सर समझ रहे हैं। तो यही कुल मिलाकर दो कंडीशन है कि जो भी आप फंक्शन देखोगे, आंखों से पहचानोगे, वो इस फॉर्म में होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ उसमें x और t की वैल्यू रखने पर वो फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए वो फंक्शन, ठीक है। ओके, अगर ऐसा है तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन क्या है भाई? वेव की इक्वेशन है। चलिए, तो इतनी सारी चीजें हमने समझ ली है। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं लेकिन मन नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा पढ़ लिया है। कोई बात नहीं सर, ये तो जीवन का सार है। आ जाओ, इसे भी मिटा दूं? मिटा दो सर। चलिए, तो मैं फिर से एक चीज पूछता हूं कि क्या आपके पास अगर कोई वेव की इक्वेशन आती है तो जरूरी है क्या उस वेव क्या हर पार्टिकल एसएचएम करे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो भी हम वेव्स पढ़ेंगे उसका हर पार्टिकल क्या करेगा? एसएचएम करेगा, है ना। एक जो वेव होती है उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं और बहुत सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे होते हैं। हम इससे पहले जो ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ के आए हैं उसमें हमने एक पार्टिकल का ऑसिलेशन देखा है और उसी के बारे में बात की है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ये है भैया आपके एक नोट, जो मैंने आपको बताया वही चीज है। इक्वेशन ऑफ फॉर्म y इज इक्वल टू f at प्लस माइनस bx रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स, ठीक है। सम कॉमन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। अभी हार्मोनिक है कि नहीं इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, हार्मोनिक है कि नहीं इसके बारे में कोई बात नहीं की। हाँ ये वेव है, ये बात पक्की है। हार्मोनिक अगर पार्टिकल आप ऑसिलेट करेगा अपनी पोजीशन पर तो बोल देंगे हार्मोनिक है भैया, नहीं तो हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है।
चलो, तो सम कॉमन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशंस आर दिस दिस दिस, y इज इक्वल टू a log at प्लस bx। मैं बता चुका हूं कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। log के अंदर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फिर ये एक वेव की इक्वेशन बनेगी। चलिए, ax प्लस bt के फॉर्म में है, रूट लगाए कोई बात नहीं, रूट लगा है कोई बात नहीं, लेकिन एक वेव की इक्वेशन होगी, ठीक है ना। सिमिलरली ax माइनस bt के फॉर्म में है ना, स्क्वायर लगाए कोई बात नहीं, यहाँ a साइन हो गया, साइन के अंदर हो गया कोई बात नहीं, ax प्लस bt के फॉर्म में है, cos स्क्वायर के अंदर हो गया कोई बात नहीं, ax प्लस bt के फॉर्म में है, और यहाँ पर आप देखिए ये भी ax प्लस bt के फॉर्म में है। तो ये सारे इक्वेशन एग्जाम्पल्स हैं किसके, वेव्स के, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, इसको करता हूं मैं क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इक्वेशंस लाइक दिस। अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया है, नहीं हो सकती वेव की इक्वेशन, ये नहीं होगी। यहाँ देखो ax स्क्वायर हो गया, वेव की इक्वेशन नहीं होगी। यहाँ तो कोई फॉर्म ही नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों ही वेव की इक्वेशन नहीं है। पक्का आई बात समझ में। चलिए, तो यहां हमने बात कर ली कि जनरल इक्वेशन ऑफ वेव आपको किस फॉर्म में दिखेगी, इस फॉर्म में दिखने वाली है, जो मैंने आपको बताया, क्या, y इज इक्वल्स टू f ax प्लस माइनस bt, इस फॉर्म में होना चाहिए। ये पहली दिक्कत है। दूसरी दिक्कत, ये दिक्कत क्या बोलूं, पहली रिक्वायरमेंट है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि x और t की हर वैल्यू के लिए y क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। बस इससे आप बता दोगे कि ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है। चलिए, तो यहां हम समझ गए हैं जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन को। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन, अच्छा ये चीज भी बची है, वेव स्पीड। चलो इसके बारे में बात करेंगे यार, आओ फटाफट इसे भी समझ लेते हैं। वेव, अब वेव स्पीड क्या है वो कैसे आप निकालोगे इक्वेशन देखकर, है ना। आपने ये तो समझ लिया कि y इज इक्वल्स टू ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में जो इक्वेशन होगी वो वेव की इक्वेशन होगी, और x और t की हर वैल्यू के लिए y डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, वेव स्पीड जो होती है v, वो एक्चुअल में क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ t दैट इज b एंड कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि यहाँ पर क्या है, a, क्योंकि यहाँ पर क्या है, a, यहाँ पर क्या है, a है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, वेव स्पीड बोलेंगे। इसको ओमेगा बाय k से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा बाय k से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे जाके समझेंगे, टेंशन मत लो। जो ओमेगा होगा वो 2 पाई बाय टी के बराबर होता है, और जो k होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होता है। लैम्डा वैल्यू वही आएगी, आगे जाके समझेंगे। अभी बस ये आ गया है, इसको देख लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा, इसको डिराइव करवाऊंगा आगे जाके, टेंशन मत लो। बस इतना समझो कि अगर आपको वेव स्पीड निकालनी है तो कोएफिशिएंट ऑफ टी होना चाहिए ऊपर, नीचे क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x होना चाहिए, जो ये है। तो आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी भैया, वेव स्पीड क्या हो जाएगी, b बाई a। अब यहाँ वेव स्पीड बोला है, वेलोसिटी नहीं बोली, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन उठाकर मत ले आना, तो सर डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, वेव का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जा रही है, गुड क्वेश्चन। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेव, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो, यहां आपको जरूरत पड़ेगी इन कोएफिशिएंट के साइन देखने की। मतलब अगर ध्यान से देखना, अगर ax माइनस bt लिखा है तो आप बोल सकते हो यहां a का कोएफिशिएंट, a का जो साइन है वो पॉजिटिव है, b का जो साइन है वो नेगेटिव है, यानी कि साइन अपोजिट है। क्या है, साइन अपोजिट है, या उल्टा लिख दो, माइनस ऑफ ax प्लस bt, है ना। यहां क्या है, साइन ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट, आर अपोजिट बोल देता हूं, साइंस ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर अपोजिट। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस में आप बोलोगे कि वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, वेव इज propagating in positive x direction, क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर आपके पास इक्वेशन इस तरीके से हो कि आपके कोएफिशिएंट के साइन अपोजिट हो, देख लो ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, दूसरे केस में ये माइनस है, पॉजिटिव है, साइंस अपोजिट है, इस केस में आपका वेव का जो प्रोपोगेशन होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। देखो इसको कैसे याद रखना है, उल्टा पुल्टा सीधा, उल्टा पुल्टा मिलकर क्या बनाता है, सीधा,
उल्टा पुल्टा मिलकर क्या बनाता है, सीधा बनाता है। तो अगर साइन उल्टे पुल्टे होंगे तो जो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। इसी का अगर हम उल्टा करें, यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ है माइनस ए एक्स माइनस बी टी या फिर ए एक्स प्लस बी टी, इस तरीके से लिखा है, तो आप क्या बोलोगे, यहां साइंस ऑफ ए एंड बी आर सेम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वेव इज प्रोपोगेटिंग in नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, यहां उल्टा पुल्टा सीधा बना रहा है, यहां सीधा सीधा उल्टा बना रहा है। बस अगर आपने इतना समझ लिया तो इससे आप वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बता सकते हो। इससे आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो कि वेव की स्पीड कितनी होगी, और इससे आप डायरेक्शन बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई है, पक्का 100%? हाँ सर 100%। अब मैं आपको जितने भी आगे एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देता हूं, y इज इक्वल्स टू ए साइन 5x माइनस 3t, ऐसा कोई एग्जाम्पल मैंने ले लिया। चलो अब आप यहां देखो, ये क्या है, ax माइनस बी टी के फॉर्म में है ना। यहां पर साइन उल्टे पुल्टे हैं, साइन उल्टे पुल्टे मतलब वेव सीधी प्रोपोगेट करेगी। समझ गया कि नहीं समझे? बिल्कुल। बस ऐसे ही आगे जाके बहुत सारे एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद मुझे बताओगे कि वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, चलिए तो यहां से हमने, ये भी आप लिख लीजिए भाई, नोट डाउन कर लीजिए, यहां से हमने बात कर ली है वेव स्पीड की। चलो नेक्स्ट। तो यही चीज है यार, ये आपने क्वेश्चन पहले भी देखी थी इसके पहले लेक्चर में, तो आपको मैं फिर से दिखा रहा हूं। इसको भी हमको डिराइव करना है, हमने इसको डिराइव नहीं किया है, बट हाँ एक जनरलाइज्ड फॉर्म हमारा आ रहा है। देखो आप, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो क्या है, इनिशियल फेज है, कभी होगा कभी नहीं होगा, देखा जाएगा। लेकिन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स है कि नहीं है? है। तो ए एक्स प्लस माइनस बी टी ऐसा फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो हमने जो जनरलाइज इक्वेशन सोची है वेव की, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, हम इस इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो चलिए इस लेक्चर में हमको इतना ही पढ़ना था कि हमारी जनरलाइज इक्वेशन किस तरीके से प्रिपेयर होगी, वो हमने प्रिपेयर कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी एक वेबसाइट है जिसका नाम है magnetbrains.com। आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स लिखकर, आपको ये चीज मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर जितना भी कंटेंट आपको यूट्यूब के चैनल पर अवेलेबल है, वो हमने क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे सब उपलब्ध आपको कराया है। कहाँ से कहाँ तक? क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, NTSC का, ओलंपियाड का, हिंदी मीडियम का, एक्स्ट्रा लर्निंग जो भी है, एग्जाम्पलर है, जो सब कुछ है, वन शॉट है, सब कुछ आपको हमने यहाँ पर अवेलेबल कराया है। मान लीजिए आप क्लास 11 के स्टूडेंट, आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, जैसे आप क्लास 11 पे क्लिक करोगे तो देखो क्लास 11 के सारे फैकल्टीज के लेक्चर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब आपका मन किया चलो इस इंसान का लेक्चर देखते हैं, आपने उसको खोला तो यहाँ पर मेरे सारे लेक्चर्स लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपने इसको क्लिक किया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को, तो भाई यहाँ पढ़ाता हुआ मैं आपको दिख जाऊंगा ऑब्वियसली, आप जैसे ही खोलेंगे उसको। यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स ने सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक हिंदी मीडियम चैनल भी बना दिया है, जहाँ पर आप पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी हिंदी मीडियम में पा सकते हो। पढ़ाया तो आपको वैसे भी इंग्लिश में जाता है, लेकिन आपको स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम हो रही थी, वो अब आपको प्योर हिंदी में दे दिया जाएगा। क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, आपको एक चैनल दिखेगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी आपको पता है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोला जाता, आपसे कोई पैसे नहीं मांगे जाते, सब कुछ सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। लेकिन हम भी लालची है, बदले में हम भी आपका प्यार चाहते हैं, और वो प्यार हमें कैसे दे सकते हैं? सर आपको हमारे प्यार की ज़रूरत क्या है? हमें मोटिवेशन चाहिए ना कि हम आपके लिए और क्या क्या नया लाएं। उस मोटिवेशन के लिए हमें आपकी प्यार की ज़रूरत है, तो आप प्यार हमें दे सकते हैं वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। बात समझ में आई? आप अपने स्कूल के ग्रुप में इसे शेयर करिए, दोस्तों के ग्रुप में इसे शेयर करिए, अपने फैकल्टीज़ को बताइए कि एक ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना? चलिए भाई, तो इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।